नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गोदी मीडिया लगातार सच को झूठ और झूठ को सच के रूप में पेश करने में लगा हुआ है। ऐसे में सत्संग कोशिश कर रहा है अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों और इसके लिए आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नजर। माओवादियों की मदद के आरोप में बीजेपी नेता गिरफ्तार। शाह को कमान देकर केजरीवाल ने सरेंडर किया या जिम्मेदारी टाली। सुशांत सिंह की मौत को भुनाने में बेशर्मी से जुटा रहा मीडिया। बिहार में पोस्टर वॉर, तेजस्वी ने पूछा कहां छिपे हो नीतीश कुमार। रिपोर्ट का दावा, चीन पाक से कम है भारत के पास परमाणु हथियार। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं इन खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की दंतेवाड़ा जिला इकाई के उपाध्यक्ष जगत पुजारी और दूसरे लोगों को माओवादियों को ट्रैक्टर आपूर्ति करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार पुजारी कम से कम 1 दशक से माओवादियों को सामान की आपूर्ति करने में शामिल रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यह आरोपी उस माओवादी नेता अजय अलामी को ट्रैक्टर देने वाले थे जिसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम है। पुजारी से ट्रैक्टर और 9,10,000 रुपए जब्त भी किए गए हैं। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि मोबाइल फ़ोन को इंटरसेप्ट कर लंबे समय से पुलिस पुजारी समेत कई संदिग्धों पर नज़र रख रही थी। बता दें, ये पहला मामला नहीं है कि बीजेपी से संबंधित कोई नेता देश की सुरक्षा से समझौता करते हुए पाया गया हो। इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी आईटी सेल का संयोजक पकड़ा गया था जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी का काम करता था। कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के नेता तारिक अहमद मीर को भी आतंकियों से साथ संबंध होने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह से पूछताछ के बाद इस भाजपा नेता का नाम सामने आया था। तारिक ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर शोपियां के वाची विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि अगर ये जो पकड़े गए लोग हैं अगर किसी दूसरी पार्टी के होते तो उनका मामला किस तरह से उछाल दिया जाता इस गोदी मीडिया में, उस पार्टी को और उस संगठन को और उस समुदाय के लोगों को टारगेट करके उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। लेकिन बीजेपी के नेता जब इस तरह की हरकतों में लिप्त पाए जाते हैं तो हमारे मीडिया में वो खबर भी नहीं बनती है। ये देखना चाहिए कि जो पार्टी दूसरों को सर्टिफिकेट बांटने में लगी रहती है कि ये देशद्रोही है और ये देशभक्त है, उसके लोग भी इस तरह की गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं और ये एक बार नहीं बार इनको पाया गया है। तो जाहिर है कि जो पार्टी अर्बन नक्सलाइट के नाम पर 11-12 जाने माने लोगों को 2 साल से जेल में ठूंस कर रखे हुए हैं या विनोद दुआ जैसे पत्रकार को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है या इसी तरह के आरोप आकार पटेल और दूसरे नामी घरामी लोगों पर जिनकी देशभक्ति पे कहीं कोई डाउट ही नहीं कर सकता, उनको भी देशद्रोही बनाने पर आमादा है। तो ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, आईएसआई, नक्सलाइट, इन सब से जब संबंध रखते हैं तो इनको भी उसी नज़र से देखना चाहिए। और ऐसी भी खबरें आती रही हैं कि बीजेपी के नेता माओवादियों से चुनाव में सहयोग लेते रहे हैं। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि ये एक पार्टी पूरी तरह से दूध की धुली हुई है और बाकी सब देशद्रोही हैं और समाजद्रोही हैं और जो इस तरह के संगठन हैं उनसे मिले जुले हैं। इस पार्टी का भी रिकॉर्ड कोई बहुत साफ सुथरा नहीं है। देश में हिंसा फैलाने में, नफरत फैलाने में हम देख रहे हैं कि पिछले कई दशकों से इसकी भूमिका रही है। पार्टीशन में, पार्टीशन के बाद बापू की हत्या और वगैरह वगैरह, तो ऐसे बहुत सारी एक लंबा सिलसिला है। इसलिए ये जो बीजेपी के नेता की गिरफ्तारी है उसको उसी सिलसिले की एक कड़ी के रूप में देखना चाहिए और पूरे एक जो पिक्चर बनती है
जिसमें किसी भी पार्टी के कोई भी नेता इस तरह की चूक कर सकते हैं या इस तरह के कामों में लिप्त पाए जा सकते हैं, इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए, ना कि किसी पार्टी को पूरी तरह से आप दागी बना दें या किसी संगठन को या किसी समुदाय को। ये देखने की बात है। इस तरह की घटनाओं को एक नज़रिया ये भी देखने का हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर लेते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपसे गुजारिश करेंगे, इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, इसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी आप उचित समझें भुगतान करें, एक अच्छी पत्रकारिता को सहयोग और संबल देने के लिए। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली में कोरोना का संकट के बीच लग रहा है कि दिल्ली की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमेशा बीजेपी को सरकार न चलाने देने का आरोप लगाने वाले केजरीवाल ऐसा होने दे रहे हैं, और होने ही नहीं दे रहे बल्कि संपूर्ण पूरा समर्थन दे रहे हैं अमित शाह को, केंद्र सरकार को। इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हर आदमी के कोरोना टेस्ट का इंतजाम किया जाएगा। अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि 20 जून से दिल्ली में रोजाना 18,000 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इस बैठक के एक दिन पहले यानी रविवार को ही गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। शाह द्वारा लगातार बैठकें करने और दिल्ली को संभालने की कोशिश करने में से लग रहा है कि या तो केजरीवाल की पार्टी का नाम आम भारतीय जनता पार्टी हो गया है, रख देना चाहिए, और नहीं तो केजरीवाल अपनी असफलता में अमित शाह को भी शामिल कर लेना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल कोई सीधे साधे आदमी नहीं है, वो बहुत पेचदार नेता है और बहुत चालाक किस्म के नेता हैं। तो इस क्राइसिस में अगर वो केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो गृह मंत्री के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनके साथ खड़े हो गए हैं, तो ये मान कर चलिए कि इसमें कोई ना कोई उनका खेल है। वो इस क्राइसिस में अपने को डूबता हुआ नहीं देखना चाहते, अपने को असफल होता हुआ नहीं देखना चाहते, दिखाना चाहते। वो केंद्र सरकार को भी इसमें शामिल कर ले रहे हैं ताकि ये कहा जा सके कि केंद्र की भी उतनी ही बड़ी भूमिका थी, और केंद्र ने अगर केंद्र के रहते हुए भी ये असफलता है तो ये केंद्र की असफलता ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास साधन संसाधन ज़्यादा हैं। दूसरी तरफ अमित शाह को लग रहा होगा कि धीरे धीरे दिल्ली में अपनी पार्टी की अगर सत्ता को मजबूत करना है, उसके भविष्य को मजबूत करना है, तो दिल्ली की जनता को अपने विश्वास में लेने का एक मौका है, और केजरीवाल शरणागत हो गए हैं, सरेंडर कर रहे हैं, तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो दोनों पार्टियां, दोनों सरकारें अपने अपने फ़ायदे को देखकर इसमें एक साथ आ गई हैं, और ये तो खैर पहले कुछ 4-6 महीनों से दिख ही रहा है कि केजरीवाल प्रो बीजेपी हो गए हैं, बीजेपी के खिलाफ उतना नहीं मुखर हो रहे हैं, बल्कि दंगों के बारे में भी उन्होंने नहीं बोला, दंगे में गलत लोगों की गिरफ्तारियों, उनको प्रताड़ित किए जाने पर भी वो चुप हैं। तो ये सारा बहुत तरीके से आपको केजरीवाल की राजनीति को समझना पड़ेगा। वो कब किस मौके पर 2 कदम पीछे हट जाएंगे और कब किस मौके पर 4 कदम की छलांग लगा लेंगे, किसी को पता नहीं है। तो एक चतुर राजनेता की तरह वो व्यवहार करते रहे हैं। अभी जो उनकी भूमिका है उसको अंतिम मान लेना भी एक गलतफहमी होगी हम सब। और आइए अब रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर का। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दर्ज कराते जा रहे होंगे। जो खबरें हम प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनका विश्लेषण कर चुके हैं, उनमें आपकी राय क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है, वो कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते चलिए। आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के बाद से पूरे देश के लोग इस युवा कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन इस दौरान जिसने सबसे ज़्यादा दुखी किया है वो है टीवी और न्यूज़ चैनल की आत्महत्या का कवरेज। चैनलों की रिपोर्टिंग पर लोग बौखलाए हुए हैं, यहाँ तक कि ट्विटर पर भी इन चैनलों के खिलाफ ट्रेंड चला। एंकर और रिपोर्टरों ने आत्महत्या के केस में रिपोर्टिंग के तौर तरीकों को ताक पर रख दिया और अमानवीय तरीके से टीआरपी बटोरने की होड़ में लग गए। अक्सर आत्महत्या की रिपोर्टिंग के दौरान जो बातें याद रखी जाती हैं वो हैं आत्महत्या के लिए उपयोग की गई विधि को नहीं बताना या आत्महत्या के प्रयास में प्रयुक्त विधि का विवरण समाचार में नहीं देना, लेकिन ये बहुत अच्छे से दिया गया। दूसरी बात,
मामले को सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए। हाँ, मृतक के योगदान को ज़रूर बताया जाना चाहिए मगर उसे संयमित ढंग से। लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी चैनलों ने अपने रिपोर्टर सुशांत सिंह राजपूत के घर भेज दिए और वे उनके दुखी माता पिता के सामने माइक लगाते हुए नजर आए। घर के अंदर जाकर पिता के हुए आंसू दिखा रहे थे। इसके अलावा बहुत ही भड़काऊ किस्म की हेडलाइन भी देखने को मिली कल। जैसे एक चैनल ने लिखा, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत। अब क्रिकेट की जो शब्दावली है वो इस आत्महत्या में कितनी फिट बैठती है, ज़रा आप भी सोचिए। एक और था, अपने बेडरूम में हरे रंग के कपड़े से फंदा बनाया था, आदि आदि। इस तरह की हेडलाइन, इस तरह की रिपोर्टिंग हमारे न्यूज़ चैनलों का चरित्र बन गया है। वो टीआरपी खोर हैं। वो जब भी कोई इस तरह की मौत होती है, ख़ासतौर से सेलिब्रिटी की, तो उसको एक्सप्लॉइट करने में, उसको भुनाने में जुट जाते हैं। आपको याद होगा कि जब श्रीदेवी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हुई थी, उस समय भी हमारे टीवी चैनल इसी तरह की रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसी तरह कूद पड़े थे। उन्होंने तरह तरह की कहानियाँ बना ली थी उनको लेकर, और कहानी, किस्से, संदेह का वातावरण वगैरह वगैरह बना के उसको जितना भुनाना सा चाहते थे वो भुना रहे थे। तो ये टीआरपी की होड़ और आगे निकलने की होड़ और जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, एथिक्स हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा देना, ये हमारे न्यूज़ चैनल का चरित्र बन गया है। हमारे न्यूज़ चैनल में जो संपादक बैठे हैं, पता नहीं उनकी समझ क्या है, या वो भी टीआरपी और बाज़ार के दबाव में बढ़े चले जा रहे हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि इसका समाज पर, देश पर क्या असर पड़ता है। तो ये गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता है जो हम टीवी चैनलों पर होता हुआ देख रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। लालू यादव के जन्मदिन पर जेडीयू नेताओं ने बहुत ही आपत्तिजनक किस्म के पोस्टर पटना में लगाए थे, मगर आरजेडी ने आज उसका जवाब दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इन नए पोस्टर का अनावरण किया। इस पोस्टर में सवाल किया गया है, पूछ रहा सारा बिहार कहाँ छिपे हो नीतीश कुमार। इसके जरिए सीएम नीतीश कुमार से आरजेडी ने सवाल किया है कि वो पिछले 90 दिनों से जनता के बीच क्यों नहीं है। इस पोस्टर में आरजेडी ने बाकायदा 90 गुणे 24 बराबर 2160 घंटों का जिक्र किया है और साथ में यह भी दिखाया है कि इतने दिनों तक लोगों के बीच न रह के सीएम ने सिर्फ आराम किया, जबकि दूसरी तरफ बिहार के मजदूरों, गरीबों को चोर बता दिया गया। तेजस्वी यादव के मुताबिक इस पोस्टर को हर जिले के हर ब्लॉक में लगाया गया है। तेजस्वी ने कहा, सीएम ने सभी को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। क्या सीएम नहीं जानते कि 12.5 करोड़ की आबादी में इतनी धीमी टेस्टिंग हो रही है? क्या सीएम बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सारा ध्यान चुनाव पर है? मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने न सिर्फ बिहार में धीमी टेस्टिंग पर सवाल उठाए, बल्कि चुनाव की तैयारियों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि क्या नीतीश लाशों की ढेर पर चुनाव करवाएंगे, लाशों के ढेर पर चुनाव करवाएंगे। तो ये जो पोस्टर वार चल रहा है, ये चुनाव का हिस्सा है। पहले जेडीयू ने इसी तरह के जन्मदिन पर पोस्टर लगाए और उनकी संपत्तियों के ब्यौरे देकर एक ये संदेह का वातावरण बनाने की कोशिश की। अब ये जवाबदेही की मांग कर रहा है आरजेडी, उसके नेता तेजस्वी यादव। ये सही बात है कि 90 दिनों में नीतीश कुमार बहुत सक्रिय नहीं दिखे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि उनको चिंता ही नहीं कि बिहार से बाहर जो मजदूर हैं बिहार के, उनको वापस बुलाना चाहिए। वो वापस बुलाने के मामले में भी बहुत किंतु परंतु कर रहे थे, फिर वो झक मार कर बुलाना पड़ा। उसके बाद उनके जो इंतज़ाम हैं वो नहीं हो रहे हैं। टेस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, बिहार पूरे देश भर में सबसे नीचे, सबसे कम टेस्टिंग बिहार में हो रही है। इसलिए हमें ठीक से पता भी नहीं चल रहा कि बिहार में आखिरकार कोरोना का असर कितना है, क्योंकि आंकड़े ही कम आ रहे हैं। तो ये एक तरह का कहना चाहिए कि एक भ्रम भी पैदा किया जा रहा है कि बिहार में कम कोरोना है, कम टेस्टिंग के जरिए, कम टेस्टिंग होगी तो कम केसेस सामने आएंगे। तो एक नीतीश कुमार जो, और फिर अभी उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया, उन्होंने भी शुरू कर दिया, उनके पार्टनर अमित शाह ने भी कर दिया। तो जो बिहार जिस संकट से गुजर रहा है उसमें नीतीश कहाँ है? और ये पोस्टर यही पूछ रहा है सारा बिहार कहाँ छिपे हो नीतीश कुमार।
भारत चीन के बीच सीमा पर जारी विवाद के बीच मशहूर ग्लोबल डिफेंस थिंक टैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि परमाणु हथियारों के मामले में चीन और पाकिस्तान भारत के मुकाबले आगे है। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या करीब 320 है, वहीं पाकिस्तान के पास ये आंकड़ा 160 का है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2020 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। ये जनवरी 2020 तक के आंकड़े हैं। बता दें कि बीते साल के मुकाबले दोनों ही देशों की रैंकिंग में खास बदलाव नहीं आया है। बीते साल की रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास 290, पाकिस्तान के पास 150 से 160 और भारत के पास 130 से 140 परमाणु हथियार थे। अब इस तरह की रिपोर्ट अक्सर विभिन्न देशों के बीच में होड़ पैदा करती है, उन देशों में एक तरह की असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं। हम सब जानते हैं कि एक ही परमाणु बम किसी भी देश के लिए भारी पड़ सकता है, और अगर इस एरिया में अगर इसको काउंट करें तो ये 600 650 के आसपास परमाणु बम का होना ये पूरी मानवता के लिए, इस पूरे इलाके में बसने वाले लोगों के लिए भयानक है। तो अगर परमाणु बमों की गिनती हो रही है तो इसको इस नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि हमारे पास 10 कम हैं और पाकिस्तान के पास 20 ज़्यादा हैं। एक बम ही बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, और इसको इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि कैसे इसको परमाणु निरस्त्रीकरण की तरफ ले जाया जाए, ना कि हम भी परमाणु बमों में और इजाफा करते रहें। अपने जो हमारे पास स्टॉक है या दूसरे देश भी और बनाने में लगे रहें। तो कोशिश इस दिशा में होनी चाहिए कि कैसे परमाणु निरस्त्रीकरण की एक योजना शुरू की जाए। इन तमाम देशों के, खासतौर से ये 3 देश जो परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, उन्हें इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी इस दिशा में दखल देना चाहिए, पहल करनी चाहिए। नहीं तो कभी भी अगर इन तीनों देशों के बीच में कोई टकराव हुआ तो बड़ा न्यूक्लियर वॉरफेयर की स्थिति बन जाएगी, जो इस पूरे इलाके की आबादी के लिए बहुत ही विनाशकारी होगी, बहुत ही भीषण होगी। और अब अंत में चलते चलते आपको कोरोना से संबंधित अपडेट दे दें, ताज़ा जानकारी दे दें। देश में पिछले 24 घंटे में 325 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11,510 मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 3,24,000 के पार पहुंच गई है, जबकि कुल मौतें 9,520 हुई हैं। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 2,224 पॉजिटिव केस आए हैं। दुनिया में संक्रमितों की संख्या 79 लाख के पार पहुंच गई है, और बीजिंग में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड संख्या में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक भी करेंगे, इसे शेयर भी करेंगे, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।